20 वर्षों से राजस्थान के परीक्षार्थियों के विश्वास पर खरी उतरती धरोहर पुस्तक, राजस्थान सामान्य ज्ञान का इंसाइक्लोपीडिया धरोहर, कुंवर कनक सर के 20 वर्षों के अध्ययन अध्यापन का सार धरोहर, राजस्थान सामान्य ज्ञान की प्रामाणिक पुस्तक धरोहर, जिसे राजस्थान सामान्य ज्ञान की गीता कहा जाता है। तो अगर आपको करना है पूरा सरकारी नौकरी का सपना, बना लो इस धरोहर पुस्तक को अपना। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सब लोगों का मिशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत, सत्कार और अभिनंदन। ग्रेड फर्स्ट की परीक्षा फर्स्ट पेपर इस प्रकार हुआ समाप्त। जिन छात्रों ने अपनी तकदीर को लिखा है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन और दिल से दुआएं कि अब उनके सब्जेक्ट का पेपर भी बहुत अच्छा हो। जिस प्रकार की बातें चल रही थी, जिस प्रकार की संभावनाएं थी, वैसा ही पेपर हुआ। हालांकि ग्रेड फर्स्ट का आरपीएससी के द्वारा ये जो पेपर तैयार किया गया, इस पेपर को देखकर ऐसा लगता है कि ग्रेड फर्स्ट के फर्स्ट पेपर को लेकर आरपीएससी की रणनीति कभी भी सही नहीं रही। इन्होंने क्या किया, सिलेबस तो बना दिया इतना लंबा चौड़ा, सिलेबस तो विशाल बना दिया, और फिर बाद में क्या प्रश्न रखे 75। तो इतने विशाल सिलेबस में 75 प्रश्न जो है पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते हैं। जैसे भारतीय इतिहास है, प्रश्न आए ही नहीं, लगभग नगण्य है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रश्न आए ही नहीं, अर्थव्यवस्था प्रश्न आए ही नहीं। अब क्या क्या दे उनमें से बताओ आप। तो वो क्या है कि एक असंतुलित पेपर था ये, अव्यवहारिक। जब अपना इतना लंबा चौड़ा सिलेबस दे रखा, जिस सिलेबस में भारत का इतिहास है, राजस्थान का इतिहास है, जिसमें हिंदी है, जिसमें अंग्रेजी है, जिसमें मैथ्स है, जिसमें रीजनिंग है, जिसमें इकोनॉमिक्स है, जिसमें विज्ञान है, जिसमें राजस्थान का भूगोल है, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट है, इतने सारे टॉपिक, और मात्र 75 प्रश्नों का पेपर बनाया। तो क्या पूरे सिलेबस के साथ न्याय नहीं होता है? तो लेकिन फिर भी पेपर यही था। तो राजस्थान बेस्ड जो है वो जनरल नॉलेज पूछा गया। बहुत अच्छी बात है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को डिक्लेयर भी किया था कि हम राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान से संबंधित प्रश्नों को ज़्यादा पूछेंगे, ताकि राजस्थान के छात्र राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में संरक्षित हो और उन्हें अपना रोजगार बनाने का अवसर ज़्यादा मिले। जैसा भी रहा, बहुत एवरेज पेपर रहा। और एक बहुत खुशी की बात यह रही कि हमेशा हर पेपर से पहले, देखिए आप इस पेपर की तैयारी, जब से वैकेंसी आई और वैकेंसी आने की संभावना थी, तब से पूरा राजस्थान की युवा पीढ़ी इस पेपर की तैयारी कर रही है। अभी 5-7 दिन पहले, दशहरे से 2 दिन पहले, हम लोगों ने जो है नवरात्रा में ग्रेड फर्स्ट को लेकर मिशन के यूट्यूब चैनल पर कक्षाएं प्रारंभ करी। राजस्थान जनरल नॉलेज, भारत और संविधान से संबंधित जो जीके के प्रश्न आए उनकी मैं बात करता हूं, मैथ्स और रीजनिंग वाले भी अपनी बात करेंगे। हम लोगों ने 10 दिन में ग्रेड फर्स्ट के फर्स्ट पेपर को औकात बता दी। विकल्प भी चेंज नहीं हुआ है। जो मेरी परसों वाली क्लास थी, पर्सी ब्राउन ने किसे भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना कहा, विकल्प भी नहीं बदला है। पिछवाई चित्र में परसों पढ़ा कर आया, विकल्प भी चेंज नहीं हुए। जो पढ़ाया वो आया। अब वो चाहे नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित हो, जनसंख्या के प्रश्न कल रात को करवाए, लास्ट मोमेंट बोले जनसंख्या के प्रश्न कराओ, और जनसंख्या संबंधित जो प्रश्न आए वो सारे वहीं से आए। तो मिशन हमेशा, हम लोग मिशन के जो संचालक है सुमित चांडक सर, हमेशा बार बार एक बात कहते हैं कि जब भी विज्ञापन देते हैं, 21 वर्ष के अनुभवी कुंवर कनक सिंह, अब 22 वर्षों के अनुभवी कुंवर कनक सिंह लिखते हैं, तो अनुभव कहीं तो काम करता है। जिस परीक्षा की तैयारी 2 साल से राजस्थान का विद्यार्थी कर रहा था, उस परीक्षा का जो पेपर आया, हमने 10 कक्षाओं में उस पेपर को कवर करा दिया। तो ये क्या है? ये अनुभव है। इसलिए अनुभव और प्रश्नों का जो रूप हमने बताया था कि अब प्रश्नों का स्वरूप ये रहेगा, वैसे ही प्रश्न आए। आप देखो, किसान आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न आया है, अब किसान आंदोलन में सब विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, ये नाम लेते हैं, और जो नाम उसमें पूछा गया है लंबरदार, है ना, वो नाम जनरल स्टडी में कहीं पर भी आता नहीं है, और वो मिशन ने पढ़ा रखा आप लोगों को। तो एक वक्त था, एक मौका था, हमने अपना प्रयास किया, आप लोगों की दुआओं ने काम किया, आप लोगों के भरोसे ने काम किया, आप लोगों के विश्वास ने काम किया
कि हम ग्रेड फर्स्ट राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा में होने वाली है सबसे बड़ी परीक्षा के पेपर की हम लोगों ने तैयारी करवाई। और हालांकि पेपर आरपीएससी के द्वारा सिलेबस के अनुसार असंतुलित पेपर था, जिसका जितना वेटेज है उतना आना चाहिए। अब वो लेकिन बना दिया तो बना दिया, चलो अपने को कोई लेना देना नहीं उससे। जो प्रश्न आए लेकिन वो आए सिलेबस में से। अब वो पूरा सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस की तैयारी करने के लिए आपको दिया। अब उस सिलेबस के किस भाग से कितना पूछे ये कहीं पर भी उसमें लिखा हुआ नहीं, तो जो दे दिया बहुत बढ़िया दे दिया। सिलेबस ओरिएंटेड पेपर आया है, बढ़िया पेपर आया है, कंपैरेटिवली सरल आया है। लेकिन आरपीएससी हमेशा गलती करती है। संविधान का एक प्रश्न ऐसा है जिसमें अभी मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करेंगे अपन, तो संविधान के विशेषज्ञ भी इस बात को बोल रहे हैं कि उस प्रश्न का निकटतम उत्तर तो ये सही हो सकता है, लेकिन स्पष्ट नहीं होने की वजह से वो डिलीट भी हो सकता है। चलिए आइए आप लोगों को पेपर हल करवाते हैं। राजू कुमार, गुड आफ्टरनून। नंदला, उदय सिंह, चांदनी सिंह, सुनीता मीणा, आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। मिशन के इस यूट्यूब चैनल पर ग्रेड फर्स्ट का पहला पेपर हम जो हुआ है उसको हल कराने के लिए आ रहे हैं। जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, आए हुए हैं, उन क्वेश्चन आंसर को मैं आप लोगों को हल कराता हूं। आप लोगों की दुआएं ऐसी रही कि फिर एक बार मिशन की विजय हुई। 10 दिन की यूट्यूब की कक्षाओं में मिशन ने ग्रेड फर्स्ट के फर्स्ट पेपर को कवर कर दिया, जबकि हमारा कहीं किसी से कोई लाइजनिंग नहीं है, यानी हम केवल मेहनत करने पर भरोसा करते हैं। सोहनलाल डूंगरपुर, प्रियंका मीणा, चांदनी, वंदना, शंकर, योगिता व्यास, मीना कोहली, है ना, प्रिधि चौधरी और वो सारे लोग और भी जो कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन कौन से प्रश्न का क्या उत्तर होंगे। जितने भी संस्थाएं वाले अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी शिक्षक पढ़ाने वाले अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। और आप लोगों की दुआएं हैं और मेरा सौभाग्य है कि आप लोग भी अभी इस क्लास में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पेपर हल कराते हैं। और आगे बढ़ते हैं। मुकेश कुमार, नवटर सिंह, सवेंद्र सिंह, अच्छा मिशन पेपर हल करा रहा है, ये बात आप थोड़ी सी शेयर कर दें अपने ग्रुप में। और जो नए लोग हैं वो मिशन के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रोज़ शाम को 9 से 10 बजे जो यूट्यूब की मेरी क्लास लगती है, उससे बाहर जीके का कुछ गया नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। आप लोगों की दुआएं, और आने वाले पेपर परीक्षाओं में भी यही करके दिखाएंगे। रीट की परीक्षाओं में जो मिशन ने पढ़ाया वो आया, जो मिशन ने कहा वो आया। प्रश्नों का नेचर कैसा होगा ये मिशन ने जो समझाया वो आया। सूचनात्मक समय खत्म हो गया, अब विश्लेषणात्मक का दौर आया है, और उस दौर के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं। गीतांजलि आमेटा जी, चलिए प्रारंभ करते हैं। स्कूल व्याख्या था जीके पेपर फर्स्ट आंसर की, जीके के प्रश्नों की व्याख्या करते हैं हम लोग। ये बढ़िया प्रश्न है, परसों वाली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, और जितने भी लोग मेरी क्लास ये लेते हैं, है ना, उन सबको अच्छे से इसका पता होगा कि ये प्रश्न परसों ही सर करवा के गए हैं। फतेहपुर सिकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? फतेहपुर सिकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने, ये वैसा का वैसा प्रश्न है जो हम लोगों ने आप लोगों को परसों ही यूट्यूब चैनल पर इस प्रश्नों को समझा, विकल्प भी नहीं बदले हैं। तो तुर्की सुल्ताना का जो महल है, इसको पर्सी ब्राउन महोदय के द्वारा स्थापत्य कला का मोती कहा है। ए इसका राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, जो ग्रेड फर्स्ट में आए। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता है। देखो 4 दिन पहले जो मिशन की कक्षा थी, जिसमें मैंने इतिहास, मेरा है ना वो थंबनेल बना हुआ, उसमें संपूर्ण इतिहास वाली क्लास 4 दिन पहले लगी, और उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सारी बातें मैंने बताई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज को श्रेष्ठ माना है और 5 स्व का प्रयोग किया है: स्वराज, स्वदेश, स्वभाषा, स्वाभिमान और स्वशासन। तो विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता है। यह कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। पहली बार भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती। कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले दादा भाई नौरोजी, और कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो ये जो बात कही थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कही गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? जालोर को जीतकर उसका क्या नाम रख दिया था?
जालोर के साके मैंने आपको पढ़ाए थे, और जालोर के शासक कान्हड़देव चौहान के बारे में। अभी तो संपूर्ण इतिहास वाली क्लास में तो पढ़ा कर गया हूं मैं। तो खिजराबाद तो नाम रखा था उन्होंने किसका, चित्तौड़गढ़ का, खेराबाद, जलालाबाद, मोमिनाबाद। तो जालोर का नाम जो है किसके द्वारा रखा गया था, तो जालोर का नाम जलालाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। खेराबाद नाम सिवाना दुर्ग, तो जालोर का नाम जो है वो जलालाबाद किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में। जालोर के शासक थे कान्हड़देव चौहान। तो कान्हड़देव चौहान के कालखंड की ये बात है। जालोर का प्रथम शाखा जो हुआ था वो इन्हीं के काल में हुआ था। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? संपूर्ण इतिहास वाली क्लास देखो आप, एक ही कक्षा से सारे प्रश्न, और क्या चाहिए। एक कक्षा में 75 प्रश्न मैंने आपको हल कराए थे। संपूर्ण राजस्थान इतिहास वाली क्लास देख लेना, अभी भी यूट्यूब चैनल पर रखी हुई। संपूर्ण इतिहास वाली क्लास है, सारे प्रश्न। जिस ग्रेड फर्स्ट की तैयारी के लिए राजस्थान की युवा पीढ़ी ने 2 साल लगा दिए, उसको एक ही क्लास में सारे प्रश्न कवर हो गए। गजब, क्या एग्जामिनर की सोच रही। एग्जामिनर को बहुत बहुत बधाइयां कि उनकी सोच बहुत गजब की रही, क्योंकि मिशन की सोच से उनकी सोच मिलती है। बढ़िया बात है। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? तो हालांकि प्रश्न ये बहुत सही है। तो ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ की सभ्यता, जो उदयपुर जिले में बेड़च नदी, आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई। राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी तो कहा जाता है गणेश्वर को, और ताम्रवती नगरी कहा जाता है आहड़ की सभ्यता को। तो राइट आंसर होगा इसका बी। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। गणेश्वर की सभ्यता देश देश संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। देखो आप, एक ही कक्षा से लगातार प्रश्न, गणेश्वर की सभ्यता, तो ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी थी। तो ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी थी, तो ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ए राइट आंसर आएगा इसमें। सरल है, आप लोगों ने भी इसको किया होगा। हाँ, सुशील भाटी बोल रहे हिस्ट्री नहीं है, इंडियन हिस्ट्री नहीं आई। 2016 के ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में भी ऐसा ही हुआ। 2020-21 वाला जो ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम था उसमें 2-3 प्रश्न ही पूछे थे। इंडियन हिस्ट्री सिलेबस में दी हुई तो बहुत है, लेकिन आप लोग कभी भी हमारे शासन के नियंताओं की बातें नहीं सुनते हो। उन्होंने कहा ना कि आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार ने बाहर वालों का 5% कोटा तय नहीं किया। तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान की परीक्षाओं में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा दिया। तो भारत का कम पूछा तो भारतीय इतिहास कम पूछेंगे, पहले से ही तय था। ये अंडरस्टूड बातें थी। आप देखो ना, मेरी वाली जो यूट्यूब की कक्षाओं में भारत के इतिहास की 2 कक्षाएं लेकर आए और राजस्थान इतिहास की 5 कक्षाएं लेकर आए, तो समझ जाओ उसको। पुरातत्व का पुष्कर गणेश, बिल्कुल रोहित राज सही बात कह रहे हैं। रोहित राज, रात को आपका नेट खत्म हो गया था, 12 बजे बाद फिर नेट आ गया। रोहित राज हमारा बहुत लाडला और प्यारा स्टूडेंट है। आगे बढ़ते, निम्न में से कौन सा आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? देखो आप, आहड़ से संबंधित 2 बातें पूछ ली गई, ताम्रवती नगरी, आहड़, फिर आहड़ की बात आ गई। देखो, आहड़ से संबंधित 2 प्रश्न पूछ लिए इन्होंने। भाई इतनी सारी राजस्थान में सभ्यता थी, और कहीं पूछ सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि मिशन ने आहड़ को पढ़ाया था, तो आहड़ सभ्यता से संबंधित ही वो प्रश्न पूछेगा। तो इनमें से जो आभानेरी सभ्यता है, आभानेरी का नाम तो सुना होगा, फेमस है, दौसा में बहुत प्रसिद्ध है, जो लोग भी जाते हैं वहां फोटो खिंचवा के आते हैं। तो बाकी सब गिलुंड, भगवानपुरा, रोजड़ी, ये सब आहड़ से संबंधित स्थल है, यानी बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुए स्थल है। आभानेरी का बनास और उसकी सहायक नदियों से लेना देना नहीं है, तो दौसा जिले में स्थित आभानेरी इसमें नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हुआ वो सी हुआ। अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? याद करो, मैंने बता रखा है आप लोगों को एक बार पुस्तकों को लेकर। GN शर्मा, दशरथ शर्मा, KS गुप्ता, GS ओझा, अर्ली चौहान डायनेस्टी नामक पुस्तक के जो है वो लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है डॉक्टर दशरथ शर्मा। बिजोलिया शिलालेख का जिन्होंने अध्ययन किया था 1170 में, सोमेश्वर चौहान का बिजोलिया शिलालेख है ना, जैन श्रेवाक लोलाक के द्वारा तो वो रचित और गुणभद्र के द्वारा उत्कीर्ण, जिसका अध्ययन डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा किया गया, उन्हीं की रचना है अर्ली चौहान डायनेस्टीज। तो राइट आंसर होगा इसका बी। एक बात अच्छी रही इस वाले पेपर में, RPSC ने विवाद कुछ नहीं दिया, यानी कि एक संविधान का प्रश्न छोड़ दिया जाए तो प्रश्न इजी भी दिए, अप्रोच बढ़िया रखी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं रही। और 75 प्रश्नों में सिलेबस लंबा चौड़ा है, इसलिए सिलेबस की हर टॉपिक को कवर नहीं हो पाया, ये एक अलग बात है, लेकिन पेपर सिलेबस में से आया है, ये एक अच्छी बात है।
सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? कांग्रेस का गुजरात में अधिवेशन हुआ था 1938 में, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। और इस हरिपुरा अधिवेशन में ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पहली बार देसी रियासतों में भी राष्ट्रीय आंदोलन चलाने की घोषणा की गई थी। और 1938 में उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए थे, जोधपुर के युवाओं को एकत्रित कर उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया था। तो सुभाष चंद्र बोस 1938 में तो बने थे हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, और 1939 में बने थे त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, हरिपुरा गुजरात में है। तो राइट आंसर आएगा इसका ए, क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठने वाला, तो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बाद महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह के बाद महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा कर्ण सिंह के पश्चात महाराणा जगत सिंह, और महाराणा जगत सिंह के पश्चात महाराणा राज सिंह। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति का सर्वाधिक विरोध करने वाले, औरंगजेब ने जब 1679 में जजिया कर पुनः लगा दिया था, तो औरंगजेब को पत्र लिखकर जजिया कर का विरोध करने वाले महाराणा राज सिंह। औरंगजेब ने 1669 में जब अपने प्रांतीय सूबेदारों के नाम मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी किया था, तो उसका भी विरोध करने वाले महाराणा राज सिंह। औरंगजेब के विरोध के बावजूद भी महाराणा राज सिंह के द्वारा वर्तमान राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर और कांकरोली में स्थित द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण कराने वाले ये महाराणा राज सिंह जो है राजसमंद झील के निर्माता, ये गद्दी पर बैठे थे। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? देखो आप एग्जामिनर मेवाड़ से बाहर निकल ही नहीं पाए। आहड़ की सभ्यता के प्रश्न, मेवाड़ रियासत के प्रश्न, है ना, ऐसा लगता है मेवाड़ी मेवाड़। अच्छा, राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास गौरवमय है, और उस गौरवमय इतिहास को मिशन में बहुत गौरवमय तरीके से, बहुत तेजीब के साथ और बहुत ही उस इतिहास की पहचान है, उन मूल्यों के साथ पढ़ाने की आदत है। तो महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। आज भी मेवाड़ क्षेत्र में भील अपने बच्चों का नाम कीका रखते हैं। तो महाराणा प्रताप को बचपन में जो है कीका के नाम से पुकारा जाता था। तो बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ते हम लोग। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? खूब बढ़िया प्रश्न है ये। अच्छा, राजस्थान में जैसलमेर जिले का जो जैसलमेर का जो दुर्ग है, विश्व में सबसे बड़ा हस्तलिखित जैन ग्रंथ को भंडार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जैसलमेर। जैसलमेर का जो दुर्ग है विश्व में सबसे बड़ा हस्तलिखित जैन धर्म ग्रंथों का जो भंडार है वो जैसलमेर दुर्ग में जैसल सिंह भाटी के द्वारा जो बनाया गया था। जिस दुर्ग के बारे में कहा गया था कि इस दुर्ग पर जाने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, अबुल फजल ने जिस दुर्ग को देखकर कहा था कि इस दुर्ग को देखने पर ऐसा लगता है जैसे रेत के समंदर में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा है। और राजस्थान के डिंगल साहित्य में कहा जाता है जैसलमेर दुर्ग जाने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, काठ का घोड़ा चाहिए और फौलाद का शरीर चाहिए। वही वाला है जैसलमेर दुर्ग है, जहां पर जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार है और विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित जैन धर्म ग्रंथों का भंडार है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? आपको पता होगा जब रामगुप्त के काल में शकाधिपति ने आक्रमण कर दिया था तो रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव देवी को देने के लिए तैयार हो गया था। तब उनके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने, है ना, रामगुप्त की हत्या कर शकाधिपति को पराजित कर स्वयं को शासक घोषित कर दिया था। तो देवी चंद्रगुप्तम ने उस घटना का उल्लेख मुद्रा राक्षस, चाणक्य के द्वारा किस प्रकार घनानंद के प्रधानमंत्री राक्षस को चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रेरित किया था। तो यह ग्रंथ है विशाख दत्त के। डी राइट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है डी। ये सब कराए हुए प्रश्न है। देखो आप, फिर एक बार मिशन का डंका बजा, फिर एक बार मां सरस्वती ने, आप सब लोगों की दुआओं ने, इष्ट देवों ने, माता पिता की कृपा ने मिशन की लाज रखी। जो मिशन ने कहा वो हुआ, जो मिशन ने पढ़ाया वो आया। और एग्जाम से 10 दिन पहले ये मिशन की हिम्मत और साहस है और मिशन का अनुभवों का विश्वास है कि हम लोग 10 दिन के अंदर परीक्षाओं को उनका आईना दिखा देते हैं और जो कहते हैं वो होके रहता है। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था। वीर भारत सभा 1910 में, है ना, क्रांतिकारियों के लिए अस्त्र शस्त्र गोला बारूद इकट्ठा करने के लिए राजस्थान के क्रांतिकारी चेतावनी राज चुंगटिया जिनके द्वारा लिखा गया। हालांकि इसमें योगदान विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा का भी था,
लेकिन ये जो काम था वो था केसरी सिंह बारट का। ये कार्य किसका था? केसरी सिंह बारट, चेतावनी राज चुंगटिया जिनके द्वारा लिखा गया, रूठी रानी जिनके द्वारा लिखा गया। केसरी सिंह बारट राजस्थान के वो क्रांतिकारी जिनका पूरा परिवार क्रांतिकारी आंदोलन में शहीद हो गया था। जोरावर सिंह बारट इनके भाई और प्रताप सिंह बारट इनके पुत्र, जिनको बरेली जेल में यातना, अमानुषिक यातनाएं देकर अंग्रेजों ने मार दिया था। तब इनकी मृत्यु पर केसरी सिंह बारट ने कहा था कि भारत मां का सपूत आज अपने देश के लिए बलिदान हो गया, उसका मुझे गर्व है। और इनके लिए कहा गया था, प्रताप सिंह बारट के लिए ब्रिटिश अधिकारी ने, कि मैंने प्रताप सिंह जैसा दृढ़ निश्चयी और वो वीर बालक नहीं देखा जो अब ब्रिटिश साम्राज्य की अमानुषिक यातनाएं सहकर मर गया, लेकिन वो मरकर भी जीत गया और हम सब हार गए। तो ये इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? जब मैं डेप्थ में पढ़ाता हूं ना, छात्रों को लगता है गुरुजी तो बहुत विस्तृत पढ़ा रहे हैं, तब ऐसे प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं। तो क्या ये इसलिए ही पढ़ाए जाते हैं ताकि आपको इन प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से मिल सके। तो इसका जो राइट आंसर है, देखो, भोजी लंबरदार ये किस किसान आंदोलन से संबंधित है? भोजी लंबरदार है ना। हमने आप लोगों ने नीमूचा किसान आंदोलन पढ़ा, बिजुलिया किसान आंदोलन पढ़ा, बेगू किसान आंदोलन पढ़ा, सिकर के आंदोलन पढ़े, और जिस आंदोलन को सबसे कम पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है उस आंदोलन से संबंधित है ये, भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित। देखो क्या गजब का प्रश्न आया तब, है ना। इसलिए मैं कहता हूं एक प्रश्न ही तो होता है। अच्छा, जितने भी लोग इसमें पास होने वाले हैं ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में, उनमें से जो नियरेस्ट पास होने वाले हैं और नियरेस्ट जो फेल होने वाले हैं, एक प्रश्न का ही तो अंतर रहेगा उसमें। ऐसे प्रश्न उनको जम दिला देंगे जो पढ़े हुए हैं, वास्तविक पढ़ाई जिन्होंने कर रखी, चुटकुलों से, गजलों से और मदारी को खेलों से बाहर होकर जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है। जो लोग चुटकुलों से, गजलों से और मदारियों के खेल से अपना मन बहलाते पढ़ाई के नाम पर, उन लोगों का प्रतियोगिता परीक्षा में कोई काम नहीं है। काम यहां होता है। देखो, तो राइट आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले कौन से? इसबगोल, घोड़ा जीरा भी जिसे कहा जाता है ना। जालोर जिला इसके लिए बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है। तो इसबगोल के उत्पादन के लिए कौन से जिले हैं? जाहिर है मैंने एक नाम ले लिया, जालोर जिला, और जालोर एक ही विकल्प में है, तो जाहिर है बी जिला, बी इसमें राइट आंसर होगा। इसबगोल, घोड़ा जीरा भी कहते हैं इसको। जालोर जिला इसके लिए बहुत प्रसिद्ध रहा, और जालोर के सराउंडिंग जो जिले हैं वहां इसबगोल का उत्पादन होता है। घोड़ा जीरा के नाम से प्रसिद्ध है, डाइजेशन में बहुत काम आता है, खूब दूध में डालकर लोग पीते हैं इसको। ये क्या हो रहा है? हाँ, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में। गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में निम्न में से कौन सा बयान सही है? सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में निम्न में से कौन सा बयान सही है? सही बयान बताना है सर्वोच्च न्यायालय का। हमारे जो संविधान के विशेषज्ञ हैं जाखड़ जी, उन्होंने जो इसका राइट आंसर बताया गोपनीयता के आधार पर, उन्होंने जो इसका सही उत्तर बताया है वो बताया है ए, बी और डी, ए, सी और डी, ये तीन इसके राइट आंसर बताए हैं। बी को उन्होंने नहीं बताया है। ए, सी और डी इसमें राइट आंसर है। इसमें जो न्यायाधीश यहां पर 10 लिखे हुए ना, इनकी संख्या 9 थी, बस इतना सा फर्क है। केदार जी ने हमको बताया, अभी केदार जी ने अपडेट किया। अच्छा, हमारे मिशन में हम तो ये बहुत बातें बोल देते हैं आपको कि मिशन की टेस्ट सीरीज से सारे प्रश्न, मिशन के प्रश्नों में से सारे प्रश्न, है ना। हमारे केदार शर्मा जी हैं, उनके नेतृत्व में जो हमारी टेस्ट पेपर निर्माता टीम है, उनका ये बधाई है, उनकी अप्रोच है, उनकी सोच है कि वो लोग जो पेपर तैयार करके देते हैं उसको हम लोग हल करवाते हैं। सोच पूरी मिशन की काम करती है, इसमें अलग बात है। तो केदार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने, उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर आप लोगों के लिए इतना बढ़िया काम किया। तो इसमें 9 होता तो ये भी सही हो जाता। तो ए, सी और डी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? नीचे दिए गए किटों में सही उत्तर का चयन करिए। अच्छा, आप एक बात बताओ, ये इस प्रकार के प्रश्न पढ़ाता कौन है आप लोगों को? है ना, सार्वजनिक रूप से यूट्यूब चैनल पर ये कथन में से सही करें, ये इस नेचर के प्रश्नों को राजस्थान में इंट्रोड्यूस करने वाला चैनल कौन है? एकमात्र मिशन चैनल है। इन प्रश्नों को पढ़ते समय जोर तो बहुत आता है, हमें भी हल कराते समय बहुत जोर आता है, पेपर बनाने वालों को भी बहुत जोर आता है,
लेकिन ये प्रश्न जो है वो फैसला करेंगे मेरिट का। सामान्य प्रश्न तो सब करेंगे, ये प्रश्न, ये मिशन पढ़ाता है। इन प्रश्नों की परंपराएं मिशन ने प्रारंभ करी है, और ये प्रश्न देखो परीक्षा में आ रहे हैं जो मेरिट के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। सरल प्रश्न सबको कॉमन लेकर आएंगे बराबरी पर, मेरिट पे जम जो प्रश्न करवाएंगे वो ये वाले प्रश्न है। तो देखो इसमें जो एक नाम दिया ना, खेल क्षेत्र, ये जो खेल क्षेत्र नाम दिया बी में, इसकी जगह साहित्य होना चाहिए था। खेल की जगह साहित्य होता तो बी भी सही हो जाता। तो ए और सी इसमें राइट होंगे, डी इसका राइट आंसर होगा। केवल एक शब्द के खातिर देखो आप, बी वाला जो है इसमें सही नहीं हुआ है। बाकी 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अच्छा, छात्र क्या करते हैं, 12 मनोनीत सदस्य, बोले ये भी सही। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन साहित्य इसमें नहीं आया। बाकी ये भी सही हो जाता है, साहित्य शब्द होता तो बी भी राइट। तो बी भी 12 सदस्य मनोनीत होते हैं तो सही है। विज्ञान, कला, समाज सेवा और साहित्य के क्षेत्र से मनोनीत होते हैं। अगर इतना सा होता तो ये भी सही हो जाता, ये नहीं है, इसलिए इसमें डी राइट आंसर आएगा। कहने को लोग कहेंगे अगर नहीं बी भी राइट, बी भी राइट, लेकिन एक शब्द के खातिर अभी भी देखो आप उस न्यायालय वाले फैसले में 10 की जगह 9 होते तो वो भी सही हो जाता है। तो ये वाला है यहां पर। तो प्रश्नों की व्याख्या भी सही तरीके से लॉजिकली होनी चाहिए। देखो आप, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप? वायु की दिशा के समानांतर बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। कल भी समझाया था मैंने, कल राजस्थान की भूगोल वाली क्लास देख लेना, उसमें समझा रखा है। वायु की दिशा के समकोण में जो बालू का स्तूप बनते हैं वे अनुप्रस्थ टाइप के बालू का स्तूप कहलाते हैं। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के? तो बरखान, सीप, परवली, वनस्पति युक्त रेखी, बरखान एवं पवन रेखीय, बरखान एवं परवली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बरखान एवं पवन विमुख रेखीय। बरखान तो देखो उत्तल ढाल, अवतल ढाल, बरखान सारे समझा दिए। अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप, ये वायु की दिशा के समकोण में, यानी उत्तल मुखी ढाल और अवतल मुखी अवढाल, और पवन विमुखी यानी पवन जिस दिशा में उसके सामने बनते हैं समकोण पर। तो राइट आंसर होगा इसका सी, क्वेश्चन नंबर 18 का। आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम है। देखो यहां पर भी मिशन का नाम ले लिया आरपीएससी ने, मिशन नाम तो लेना ही पड़ेगा ना। देखो मिशन नाम ही हमने इतना जोरदार रखा है, छात्रों के हर मिशन को पूरा करने वाला। तो इसका जो नाम था नमामि गंगे प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोग्राम, सी इसका राइट आंसर है। पवन की दिशा के विपरीत। सीमा चौधरी जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। सुमित्रा मेहरा, खेल का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो छोटे छोटे शब्द पकड़ने पड़ते हैं, है ना। आप लोगों ने जल्दबाजी में ना 12 सदस्य मनोनीत वाले करके आए होंगे, अब आपको लग रहा है अरे यार मेरा तो गलत हो गया। तो प्रश्न पूरा पढ़ना चाहिए ना। जब इस पेपर के लिए 2 साल तक मेहनत करी है, 2 मिनट ज्यादा उत्तर पढ़ने में क्या जा रहा था? खेल को कला क्षेत्र में रखा गया, बिल्कुल सही बात है। साहित्य का उल्लेख होता तो हम लोग उसको भी सही मान लेते। 12 सदस्य तो सही है, लेकिन खेल और साहित्य बस यहां गड़बड़ हो गई। तो हम 2 साल तक जिस परीक्षा की मेहनत कर रहे थे, परीक्षा हॉल में जल्दबाजी किसकी थी? ऑप्शन को भी ढंग से पढ़ना चाहिए था ना। अब बताओ, सारी मेहनत ऑप्शन को ढंग से नहीं पढ़े, सही आप भी हो, लेकिन एक शब्द के खातिर गलत हो गए। सर सचिन तेंदुलकर थे राज्यसभा में, राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर थे, लेकिन उनको किसमें माना गया? कला के क्षेत्र में माना गया। देवकी नंदन महर्षि जी, आपने सचिन के चक्कर से है प्रश्न गलत करके आगे, अब आप अपने आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, ऐसे काम थोड़ी नहीं चलता है। सुमित्रा मेहरा, यस सर, आपका पेपर 17 तारीख को, बहुत बढ़िया बात है, आपका पेपर 17 तारीख को, आपको हम 17 तारीख को भी हल करा देंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 में। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? कौन से कारक ऐसे हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांशीय अवस्थिति, देशांतरीय अवस्थिति, अरब सागर से दूरी, उच्चावच की विशेषताएं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन से हैं? तो राजस्थान को प्रभावित करने वाले कारक जो है, तो इसमें आएगा, देखो आप,
ए, सी और डी। अब देशांतरी अवस्थिति इसलिए नहीं आएगी कि देशांतरी अवस्थिति है ना वो लंबवत होती है, तो लंबवत होने से क्या है कि एक ही स्थान पर अनेक स्थान आते हैं तो प्रभावित नहीं करती है। तो ए, सी, डी इसमें राइट आंसर आएगा भूगोल के विशेषज्ञों के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र में कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये बड़ा सरल प्रश्न है, परिवहन का प्रश्न है और सरल सा प्रश्न है। उत्तर पश्चिमी रेलवे में आता है ये 21 इसका राइट आंसर। उत्तर पश्चिमी है ना, नॉर्थ वेस्ट रेलवे अपना, ये जयपुर में जोन बना हुआ है इसका। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर कितना है? और देखो पूर्व से पश्चिम कितना है 869 और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कितना है और ये है 826। तो 9 में से 6 गए तो 3, 6 में से 2 गए तो 4, 43 किलोमीटर। इतना सा है, सरल सा प्रश्न दे दिया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है? कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा जो है किस अनुच्छेद में लागू होती है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 53। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 78। हाँ जी, ये नियरेस्ट है, बस इसका ये ध्यान रखना। इसमें कुछ भी गलत और कुछ भी सही भी हो सकता है। ये इसका एक देखो प्रमाण है ना, ये भेजा है हमारे जाखड़ सर ने। एक प्रमाण में आपको निकट आकर बता देता हूँ। इसके अनुसार इसका निर्धारण होगा जो भारतीय संविधान के मूल संविधान से लिया गया। तो नियरेस्ट राइट ए होगा इसमें। बाकी जो भी निर्णय आरपीएससी लेगी, इस प्रश्न के उत्तर पर दावा इसलिए नहीं किया जाता कि संविधान खुद ही इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है। तो ए दिए गए में से राइट हो सकता है। अगर इसको बोनस दिए बिना सही करेंगे तो फिर ए को ही सही करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, मतलब ये तो हम उसका निर्धारण करके। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? किस जिले की साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो कोटा है 2011 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम। ये तो कल ही पढ़ाए थे मैंने साक्षरता वाले। हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया है? इसमें जो राइट आंसर हो सकता है वो हो सकता है ए हो सकता है, ये ध्यान रखना, ए हो सकता है। और कुछ होगा तो इसमें चेंजेस तो रात की 9 बजे वाली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? ये सरल सा प्रश्न है। ये जो प्रश्न है वो सरल सा प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर आएगा डॉक्टर महेंद्र भाणावत, ए राइट आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27, मतलब कि ये जीके के प्रश्न चल रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। आप बताओ ऐसे प्रश्न पढ़ा था कौन है आपको? मिशन ही तो पढ़ा था केवल। और देखो जैसे पढ़ा था वैसे वैसे आ गए, जैसे हमने पढ़ाए, जैसे हमने समझाए वैसे वैसे आ गए। और आ गए तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसमें जो आएगा, जो राइट आंसर होगा इसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा अनुच्छेद 54 में। तो पहले का तो राइट आंसर है 4। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं वो है अनुच्छेद 58 में 1। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में 3। और राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन, ये यहाँ पर देखो आप, ये इसमें आएगा 1। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो आएगा वो 56 में आएगा। और राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया तो संविधान का अनुच्छेद 61 में है ना। महाभियोग का आधार का संविधान का उल्लंघन ये किसमें है? ये है ये जो आएगी आपकी, ये संविधान के अनुच्छेद 3 में, ये 3 आएगा यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? सी। महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 61 में है। यहाँ दोनों शब्दों के राष्ट्रपति
का महाभियोग, केवल राष्ट्रपति का महाभियोग दिया है और महाभियोग का आधार और संविधान का उल्लंघन, ये पूरा विस्तार जो दिया वो 61 में दिया है। बस इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर इसका राइट आंसर आपको तय करना है। कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से जो है कौन सा प्रश्न ऐसा है, कौन सा ऐसा, कल ही तो पढ़ा है मैंने राजस्थान के भूगोल में, काली सिंध आहू की सहायक, काली सिंध की सहायक नदी कौन सी, आहू। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। बनास की सहायक नदी कौन, कोठारी, भिलवाड़ा जिले में है। चंबल की सहायक नदी कौन है, मेज। लेकिन लूनी की सहायक नदी पार्वती नहीं है, पार्वती चंबल की सहायक नदी है। पार्वती जो है वो किसकी सहायक नदी है, वो चंबल की सहायक नदी है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों को सही समूह को चिन्हित करिए। देखो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको बोनस दिया जाना चाहिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको बोनस दिया जाना चाहिए। फिर भी हमारे संविधान के जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार इसका ये राइट आंसर हो सकता है। हालांकि उनके अनुसार थोड़ा सा टेक्निकली इसमें कमी है, बाकी ये इसका आंसर हो सकता है। उर्मिला उद्यमी कितने सही होंगे, कितने भी सही हो, अब तो पेपर हो गया, अब क्या करना है, अब तो सब्जेक्ट की तैयारी करो। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात कितना है। ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात जो है वो है 933 और 914, डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 में। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां तक के लिए प्रारंभ की गई। 14 जून 2022, लेटेस्ट बिल्कुल। आप अगर अखबार पढ़ने के शौकीन हो, जो कि नहीं रखना चाहिए शौक, अगर वो भी पढ़ते हैं तब भी ये कवर हो जाता है। तो 31 का जो राइट आंसर है वो है कोयम्बटूर उत्तर से साई नगर के लिए प्रारंभ की गई है, जैसा कि हमारा केदार जी बता रहे हैं इसके बारे में। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का जो शुभारंभ हुआ है वो कब किया गया है। वो कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है 2019 में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन है। ये आपको कल ही बताया, देखो आप कल वाली क्लास में ये आए थे, इससे पहले वाली क्लास में भी हमने आपको इसको खूब बता रखा है। तो ये एक सीधा साधा सा प्रश्न है, सीधा साधा सा इसका उत्तर होगा, और सीधा साधा सा इसका जो उत्तर होगा, ये सारे जो बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर बेसिन, विंध्य बेसिन, ये सारे जो है पेट्रोलिफेरस में आते हैं। हमारे अनुसार इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। तो राइट आंसर होगा इसका डी। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 में। हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर बाकी वहां के, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। देखो आप कल ही तो बताइए ये सारी चोटियां, इससे पहले भी बता रखी थी, अलग बात है। कल तो बताते समय हमारा डिस्कस भी हुआ था। दिलवाड़ा चोटी जो 1442 मीटर ऊंची है, ये कहाँ है, ये सीकर जिले में है। नाथद्वारा कहाँ है, राजसमंद में, हाँ सिरोही जिले में, तो दो ही लिख रहा हूँ ना मैं। नाथद्वारा कहाँ है, राजसमंद में। भीनमाल कहाँ है, जालोर में। और गणेश्वर की सभ्यता कहाँ है, सीकर एक में। कल तो सीकर की जो चोटियाँ हैं उन सब के बारे में बताया था, मालखेत, गणेश्वर वगैरह, जो जिण माता का मंदिर वगैरह। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ए इसमें राइट आंसर होगा। एक अच्छी बात जो रही इस पेपर से कि महाभियोग 61 में होता है, बिल्कुल 61 में होता है। तो महाभियोग और महाभियोग की संपूर्ण प्रक्रिया दोनों को समझाया ना मैंने, वैसे ही आपको समझना है। तो एक बात जो बहुत बढ़िया रही इस पेपर में कि मिशन अपने यूट्यूब चैनल पर जो प्रश्नों का ट्रेंड लेकर आया है ना, जिस प्रकार के प्रश्न लेकर आया, उसी प्रकृति के प्रश्न अब परीक्षाओं में आने लगे हैं। तो मिशन की सोच अच्छी है, मिशन का अनुभव जो वो कार्य अच्छा कर रहा है, यानी अप्रोच परफेक्ट है, यानी उसको लगातार कंटिन्यू पढ़ लिया जाए तो 100 में से 100 तो नहीं दावा करते हैं, लेकिन पास होने के लिए जितने चाहिए उससे ज़्यादा प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। तो राइट आंसर जो हो गया इसका बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। सोने की भूकिया, जगपुरा, दिलवारा पेटी, तो ये आनंदपुरा भूकिया है इसका पूरा नाम, और वर्तमान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा इसका उत्खनन किया जा रहा है। तो बांसवाड़ा में है ये आनंदपुरा भूकिया और जगपुरा की खाने।
8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? किसमें इसका उद्घाटन किया गया? तो 36 में जो राइट आंसर है वो है डी, झुंझुनू में, जैसा कि हमारी एक्सपर्ट टीम ने बताया है। किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया? मधु कांकरिया को बिहारी पुरस्कार दिया गया, कौन सी रचना के लिए दिया गया? ये हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा जो बताया गया है उसके अनुसार उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया गया बिहारी पुरस्कार, है ना। जो प्रश्न हमारी टेक्निकल टीम तैयार करी उनके उत्तर टेक्निकल टीम का नाम लेना चाहिए। मैं बोल दूँ नहीं इसका उत्तर भी मेरे को पता है, टेक्निकल टीम ने तैयार करके दिया, मैंने आपको बता दिया। भाई हम जिसके एक्सपर्ट हैं भूगोल में, इतिहास में, कला संस्कृति में, संविधान में, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, और जिसके हम नहीं है वहाँ की हमारी टेक्निकल टीम है और बहुत मेहनत वो कर रही है, उसके अनुसार ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम 38। राज्य स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें जो है ये सारे के सारे सही हो गए, सारे के सारे सही, राइट आंसर है। पीछे से केदार जी बोल रहे हैं, बताओ आप, हो सकता है आपको भी गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दे रही हो। भाई मैंने तो पढ़ा ही नहीं, फिर मेरे को कहाँ से पता चले? पेपर बना के डायरेक्ट, अच्छा मुझे कोई पेपर बना के पहले से देते थोड़ी नहीं है, मेरी क्लास लगती है उससे पहले मेरे को पीपीटी भेजी जाती है कि ये पीपीटी है, इसको पढ़ा दो साहब। अच्छा भरोसा देखो आप मिशन का कि सर ये करा देंगे, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। विंध्य बेसिन, विंध्य कगार राजस्थान में भी है इमरान कोटा जी। विंध्य बेसिन तो मध्य प्रदेश का तो ही है, राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है विंध्य में आता ना। वो क्या करते हो गुरुजी, 2 साल ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर ली और फिर नहीं पता, कमाल हो गया। चलिए, हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य की स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एक, इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। तो ये 39 प्रश्न थे 75 में से, 75 में से ये 39 आपके क्वेश्चन थे जो हमारे काम के थे, 79। बाकी के जो रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश के, हिंदी के प्रश्न हैं संबंधित एक्सपर्ट जो मिशन के हैं वो आपको उनके उत्तर बताएंगे। तो 39 का यही राइट है, तेलंगाना ही सही है, राइट आंसर है। तो रात की 9 बजे हम रोज अपनी कक्षाओं में मिल ही रहे हैं और उन कक्षाओं में वो ही हम पढ़ा रहे हैं जो आप लोगों के काम आ सके, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत अगर आपके भविष्य के निर्माण में काम आ रही है तो हम माँ सरस्वती का, ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं, युवाओं की दुआओं का फल मानते हैं कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो आ रहा है। एक जो बढ़िया बात आरपीसी के एग्ज़ाम में देखने को मिल रही है, पेपर का लेवल बहुत अच्छा कर दिया है। वास्तव में पढ़ने वाले लोग ही अब इस पेपर को पास कर सकते हैं। वास्तव में पढ़ाने वाले लोगों के ही पढ़ाया हुआ प्रश्न अब परीक्षा में आ सकता है। तो वक्त बदल रहा है, पढ़ाने वालों को भी थोड़ी सी विषय के प्रति गंभीरता की जरूरत है, पढ़ने वालों को भी अपनी लर्निंग स्टेज पर थोड़ा सा विश्लेषणात्मक अप्रोच में आने की जरूरत है। जिन लोगों के आज का पेपर हो गया है उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनके पेपर पेंडिंग है और आने वाले कल में होने वाले हैं सब्जेक्ट के और सबके, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। रात की 9 बजे फिर हम अपनी कक्षा के साथ, फिर अपनी हुल्लड़ के साथ, फिर अपने अभियान के साथ और मिशन का जो कार्य है जो कर रहा है उसके साथ फिर हम मिलते हैं। आप सभी लोगों से रात की 9 बजे फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू वेरी मच। पिछले 20 वर्षों से राजस्थान के परीक्षार्थियों के विश्वास पर खरी उतरती धरोहर पुस्तक, राजस्थान सामान्य ज्ञान का इंसाइक्लोपीडिया धरोहर, कुंवर कनक सर के 20 वर्षों के अध्ययन अध्यापन का सार धरोहर, राजस्थान सामान्य ज्ञान की प्रामाणिक पुस्तक धरोहर, जिसे राजस्थान सामान्य ज्ञान की गीता कहा जाता है। तो अगर आपको करना है पूरा सरकारी नौकरी का सपना, बना लो इस धरोहर पुस्तक को अपना।